सब चाय। अबे तेरी तो भैया। कौन भैया? भैया मैं सनी, आपका छोटा भाई। साहब ये क्या बोल रहे हैं? आप और मैं भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। भैया मैं आपका भाई हूँ, याद करो हमारा गांव बुलंदशहर। देखिए साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। एक शक्लों के कई लोग होते हैं, क्या पता आपके बड़े भाई की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी बात को समझिए, छोटा भाई हो। सर मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है। ये आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो देखिए। मैं जानता हूँ तुम जानती हो मेरे भाई को, चुपचाप खड़े रहो। भैया मेरी बात सुनिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको अपने बड़े भाई का कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आप मुझ गरीब को अपना भाई बोल रहे हैं। मैं चाय वाला आपका भाई कहाँ से हो सकता हूँ? और देखिए ना, चक्कर में आपकी चाय भी ठंडी हो गई है, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। अरे सुनिए ज्योति, तुम मीटिंग अटेंड करो जाके, मैं आता हूँ। भगवान सुनो। क्या हो गया जी? भगवान पता मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? किससे? अपने छोटे से, सन्नी से। क्या बात कर रहे हैं आप? देवर जी से मिले? लेकिन कहाँ? अरे अपनी चाय की दुकान के पास ही मिल गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो कोई बड़ा साहब समझकर चाय देने के लिए गया, तो अचानक से नजर पड़ी तो देखा अपना सन्नी। क्या देवर जी बड़े आदमी बन गए हैं? देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे ना? कैसे लग रहे थे मेरे देवर जी? बहुत तरक्की कर लिया अपना छोटू, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे वो महंगी सी शर्ट पैंट, महंगे से जूते, और पीछे बड़ी गाड़ी थी उसके, और ना साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी। पता नहीं उसकी कोई चाहने वाली थी या फिर उसकी कोई कामकाजी की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। बस एक चीज़ हुई कि मैंने छोटे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आपने देवर जी को पहचानने से इनकार कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? जब देवर जी हमसे अलग हुए थे, जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो सिर्फ 8-10 साल के थे। उन्होंने आपको देख के पहचान लिया, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया। देवर जी को कितना बुरा लगा होगा इन सब चीजों का। क्या करता, देखो जरा मेरी हालत। और हमारा छोटा इतना बड़ा आदमी बन चुका है, पैसा है उसके पास। अब मैं 4 जनों के आगे उसको पहचानता और लोगों को पता लगता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो कहीं उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन बताऊँ, अपने छोटे ने मुझे एक बारी में पहचान लिया, मेरा नाम भी ले दिया। ये तो मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसको कोई गलतफहमी हुई, और वहाँ से फटाफट भागकर मैं इधर आ गया। मेरा भी मन था उससे गले लगूं, उससे बात करूं, उसके हाल चाल लूं, लेकिन क्या करता, अपने छोटी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने अपना मिलना भी छोड़ दिया उससे। कोई बात नहीं, कम से कम उसको देख लिया ना, वो खुश है, जीवन में तरक्की कर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। उससे मिलना मायने नहीं रखता है, मिलना तो फिर कभी हो ही जाएगा। कभी अकेले में कहीं दिखेगा ना, जहाँ आसपास कोई नहीं होगा, तब उससे मिल लेंगे, ताकि उसकी इज्जत पर भी बात ना है। ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है आपने देवर जी के लिए बहुत मेहनत की है, और हम तो चाहते ही ये थे ना कि देवर जी बहुत बड़े आदमी बन जाए। आज उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? कोई बात नहीं, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देवर जी जहाँ भी रहे, चाहे हमारे बिना ही सही, बस खुश रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। कोई बात नहीं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, अब हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के बिना खुश रहूंगा? सनी, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? खुश रहो। देवर जी कितने अच्छे लग रहे हैं आप, और कितने खुश भी। देखिए ना, आप तो देवर जी को वहाँ ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन देवर जी खुद हमसे मिलने यहाँ आए हैं, और देखिए ना कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देवर जी आप। लेकिन छोटे, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब तू बड़ा आदमी बन चुका है, तू कहाँ गरीबों की बस्ती में आ गया। छोटे, तेरी इज्जत की खातिर कह रहा हूँ, यहाँ से चला जा। तेरे किसी काम काजी बंदे ने तुझे इस तरह से हमारे पास देख लिया, तेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। चले जा सन्नी, यहाँ से चले जा। और मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था भैया? मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने से कौन रोक सकता है? और अगर मेरा काम खराब होगा ना भैया इस चीज़ से, तो होने दो। मेरे लिए ये पैसा मैटर नहीं करता भैया, मेरे लिए मेरा परिवार मैटर करता है। अरे आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे ताऊ जी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप के फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मेरी नौकरी के पहले दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है मेरे बड़े भाई ने किया। मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया कि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकूँ। और जब ये मुझे बात पता चली ना, तो मैं सीधा गाँव गया, आपको ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन पता चला कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हो, वहाँ से सब कुछ बेच दिया आपने। ये भी पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है। उसके बाद कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आप। हर बार यही लगता था कि शायद अगले दिन मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। रोज रात को नींद नहीं आती थी भैया, इसी चाह में कि कोई तो वो दिन आएगा ना जिस दिन मैं अपने भाई से मिल पाऊंगा, उसे थैंक यू बोल पाऊंगा मैं। और आज अचानक से मेरे यूं ही सामने आ। सच कहूं तो भैया बहुत ज्यादा खुश हो गया था मैं आपको देख के। जैसे ही आपने मुझे मना किया ना कि आप मुझे जानते ही नहीं हो, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर, लेकिन फिर मुझे लगा कि जरूर आप कोई परेशानी में है, जो आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप परेशानी में नहीं होते तो मुझे गले जरूर लगाते। अपने बड़े भाई को मैं इतना तो जानता ही हूँ भैया, वो अपने मुश्किल वक्त मुझे याद नहीं करेगा और अपने अच्छे वक्त में हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतना बड़ा पक्का मकान था हमारा, इतनी अच्छी जिंदगी थी, वो सब बेच के, खेत बेच के आप यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, चाय की दुकान लगा रहे, मुझे यूं देख के भाग आए आप। हाँ भैया। छोटे, जब तू महज 8-9 साल का था और माँ बाप का साया सिर से हट चुका था, तो
ताऊ जी ने कहा था कि वो तेरी जिम्मेदारी उठा लेंगे, अपने बच्चों के साथ तुझे भी पालेंगे, तेरा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठा लेंगे। लेकिन कुछ ही महीने हुए और ताऊ जी ने तुझे वापस मेरे पास लाकर बोल दिया कि वो तेरा बोझ नहीं उठा सकते। अब उस समय मैं 17-18 साल का लड़का, समझ नहीं आ रहा था दुनिया में कैसे पैसा कमाऊँ, क्या करूँ। सर के ऊपर छत भी नहीं थी, लेकिन तेरी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। जो पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, मैंने सोचा था कि अपने छोटे भाई को कराऊंगा पढ़ाई वो, ताकि उसको ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो मैंने जो काम हो सका वो करा, लोगों से कर्जा मांगा और जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। क्योंकि मुझे पता लगा उस स्कूल में भेजने के बाद ना बच्चा घर नहीं आता है। तो बस मैं चाहता था कि तू कभी घर की तरफ आए ना, तू देखे ही ना अपने भाई को कि तेरा भाई क्या कर रहा है क्या नहीं। तू बस अपनी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे और मैं तेरे लिए पैसे, किताबें, ये सब भिजवाता रहता था। फिर धीरे धीरे तू बड़ा होने लगा, तू कॉलेज में आ गया, मुझे भी शादी करनी पड़ी, अपनी गृहस्थी बसानी थी। फिर थोड़ा बहुत काम वाम ठीक हुआ तो मैंने और तेरी भाभी ने मिलकर अपना पक्का मकान भी बना लिया था। ठीक ठाक जिंदगी बीतने लग गई थी। लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, तू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और हमारे दिन भी सुधर जाएंगे। लेकिन फिर पता लगा कि तुझे आगे पढ़ना था और कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई थी कि उसमें लाखों रुपए का खर्चा था। अब इतना काम धंधा तो अब भी नहीं हुआ था कि लाखों रुपए कहाँ से लाते। तो फिर हमने अपना पक्का मकान बेच दिया और ये सोच लिया था कि तुझसे कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर तूने हमें इतने दुखों में देखा तो फिर तू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। तो तेरी भलाई के लिए हमने अपनी जगह बदल ली रहने की, इधर आकर झोपड़ी में रहने लगे और छोटे मोटे काम करने लगे। मैंने अपनी चाय की दुकान खोल ली, तेरी भाभी साफ सफाई का काम करने लग गई और ऐसे करके हम अपना गुजारा करने लगे। और बस जब पता लगा ना कि तू बड़ा आदमी बन गया, तूने तरक्की कर लिया, तो वहीं संतुष्ट हो गए थे कि ठीक है, अब हमारा छोटा जिंदगी में कुछ बन गया है, हमारा जो फर्ज था, कर्तव्य था, हमने निभा दिया। अब इसके बाद हमें तेरी जिंदगी में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। बस यही बात थी। छोटे इसलिए पहचानना नहीं चाहता था, और पहचान लेता तो कोई ऐसा ना होता कि लोगों के तानों से, उनकी बेइज्जती से हमारा सारा करा कराया बेकार हो जाता। तो छोटे, अगर तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, लेकिन तू समझ सकता है तेरे भाई ने जो किया तेरी भलाई के लिए। हाँ देवर जी, आपके भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने आज तक जो भी किया है ना, आपकी भलाई के लिए ही किया है। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जहाँ भी है, जैसे भी है, हम बहुत खुश है। और हम ये देख के भी बहुत खुश है कि आपने अपनी जिंदगी में तरक्की कर ली है। आपके इस भैया के पूरे सफर में ना हमने इनका साथ दिया है, हमने देखा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस खुश रहिए। खुद आप दोनों माँ बाप के सारे फर्ज निभाएंगे, लेकिन मुझे मेरे बेटे के फर्ज निभाने नहीं देंगे ना आप लोग। हाँ, सारी परेशानियां झेल ली और अब जब अच्छा वक्त आने वाला तो निकल लिए आप लोग। हाँ, मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगे आप लोग। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा आप लोगों को। ये अभी तक शादी नहीं की है, पता है मैंने, और कसम खाई है जब तक मेरा बड़ा भाई नहीं मिलेगा ना तब तक शादी करूंगा भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में ना मेरा बड़ा भाई मुझे आशीर्वाद दे, मेरी भाभी मुझे आशीर्वाद दे। और क्या करूंगा भैया इतने पैसे का, घर का, कंपनी का, जब मेरा परिवार ही नहीं होगा मेरे पास। पैसों से बातें करूं भैया? हाँ, या अपने घर से, अपनी गाड़ियों से बातें करूं, या उनके साथ घूमूं फिरूं, हंसू खेलूं, अपने दुख बांट सकता हूं उनके साथ में? भैया इन सब के लिए तो मुझे मेरा परिवार ही चाहिए ना भैया। देखो, शायद मेरे माँ बाप भी मेरे लिए जो नहीं कर पाते ना वो आपने किया है, और साथ में भाभी ने भी। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊं, आप लोगों को वो जिंदगी दूं जो आप लोग सच में डिजर्व करते हो। भैया मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, जहाँ आपके लिए एक अच्छा घर होगा, रहने के लिए जगह होगी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए अच्छा खाना होगा, और आप दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेहनत मैं करूंगा और अच्छी जिंदगी आप लोग जी। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आप दोनों ने भैया, प्लीज भैया। सन्नी, तू इस तरह से हाथ मत जोड़, तू समझ क्यों नहीं रहा? सन्नी, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ भैया। वो मकान मैंने खरीद लिया लेकिन वो घर नहीं बन पाया। उस घर को घर बना दो भाभी प्लीज। देवर जी, आप ऐसे नीचे क्यों बैठे? आप उठिए। देवर जी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम उन्हें इस तरीके से परेशानी में नहीं देख सकते। आपने भी तो जीवन भर अपना फर्ज निभाया ना, बड़े भाई होने का। अब अगर देवर जी अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। देखिए, हम देवर जी के साथ चलते हैं, आगे जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है भगवान, अगर छोटा अपने संस्कारों को नहीं भूला है, अपने बड़ों का इतना सम्मान करना चाहता है, तो मैं भी इसको इस मौके से वंचित नहीं रखूंगा। छोटे, तेरा जहां मन करता है हमें ले जा, बस एक शर्त है, चलने से पहले गले लगा ले। साहब, रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है साहब। मतलब? हाँ साहब, मैं सच बोल रही हूँ। रसोई में जहाँ सिलेंडर रखते ना वो सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है साहब। हितांशी, खाना बना रही हो क्या? हाँ जी, बस बन गया। आप आ गए, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुगंध तो मुझे आई गई थी कि किचन में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। खैर, फ्रेश ना मैं बाद में आऊंगा। स्मेल सी आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? हाँ, मैंने खाना बनाया ना, उसकी आ रही है। नहीं बाबा, ये खाने की स्मेल नहीं है, ये सिलेंडर से ना गैस लीक हो रही है, उसकी स्मेल है।
हाँ एक काम करो, खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले मैं सिलेंडर चेक कर लेता हूँ, उसमें दिक्कत क्या आ रही है ना। एक मिनट। नहीं, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही और मैंने अभी अभी खाना बनाया है, कोई सिलेंडर लीक नहीं हो रहा है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और तुम्हें इसलिए नहीं आ रही, तुमने खाना बनाया, तुम्हें खाने की स्मेल आ रही है। अभी मैं बाहर से 4-5 लोग बुलाऊंगा ना और उनसे पूछूंगा तो भी वो यही कहेंगे कि भाई सिलेंडर की स्मेल है, मैं ही बाहर से ही आया हूँ ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे उज्जवल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अभी आई हो, मैं इतनी देर से घर में हूँ, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। अरे बाबा, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब कल को तुम घर में अकेली रहती हो ना तुम घर में, है ना, तो तुम घर पे अकेली रहती हो, अब गैस लीक कर रही है, पीछे से ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे घर के पूछेंगे भाई पहले ही सिलेंडर चेक कर लिया होता, है ना। तो इसलिए भाई मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा तुम्हें लेकर ना, तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी लाइफ तो वैसे ही खत्म है ना, एक बार चेक कर ले। अरे उज्जवल, तुम तो जिद कर रहे हो यार, बस खाना बन ही गया, आप चलो फ्रेश हो जाओ, पहले बात करते हैं सब। बस करो, उसके अंदर सिलेंडर है या तुम्हारा आशिक? मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके अंदर कोई सिलेंडर नहीं है, उसके अंदर तुम्हारा आशिक है जो छुपा बैठा है वहां पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आप ऑफिस से आए हो, थक गए होगे, पूरा दिन काम करते हो, अब आधे ऐसे मैं काम में लगा दूंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, बस इसीलिए बोल रही हूँ मैं। सुनो, तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अपने आप बाहर आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर मैंने तुझे वहां से बाहर निकाल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। उज्जवल, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम चलो ना यहाँ से, यहाँ को कोई भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं से नहीं मानूंगी ना। तेरी तो बाहर कौन है? उज्जवल, हाथ छोड़ो हर्षित का। ओ अच्छा, बाबू का नाम भी पता है, बाबू का नाम हर्षित है। अभी तक तो डिनाई कर रही थी कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये कहाँ से आया? हाँ, कौन है? क्या लगता है? कसम है। उज्जवल, माइंड योर लैंग्वेज, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसे बात? तुम जैसी औरतों से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए, कम से कम मैं ना भी अपने शब्दों का लिहाज रख रहा हूँ, जैसी तुमने करतूत करी है ना, लिहाज रखना नहीं चाहिए मुझे। तो शुक्र है आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मुझे तुम्हारी ये करतूत पता लग गया, वरना कितने टाइम से ये सब चल रहा होगा, न जाने मेरे ही बिस्तर में, मेरे ही घर में इसके साथ क्या क्या करती हो। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा मैं, कट टू कट बात होगी। अब कितने टाइम से सुनाए। देखो, अगर तुमको सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं बता देती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और एक ना एक दिन मैं तुम्हें सब सच्चाई बता देती हूँ। खैर, खुद ब खुद ये सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। शादी से पहले हम दोनों का अफेयर चल रहा था। मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उनको तुम्हारा ये बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब दिख रहा था, लेकिन मेरा प्यार किसी ने नहीं देखा। हाथ जोड़ी, पैरों में गिरी, गिड़गिड़ाई, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तो फिर उस दिन से मैंने प्लान बना लिया था, चाहे मेरी शादी किसी से भी हो, लेकिन मैं प्यार हमेशा हर्षित से ही करूंगी। तो बस जिस दिन से हमारी शादी हुई, उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज इसको इस घर में बुलाती और तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारे ही बेड पे इसके साथ जाती। बोलो, क्या कर सकते हो? हाँ, क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। जैसे अभी मेरे सामने भौंक रही है तू, शादी से पहले ही बोल देती ना। जैसे अभी जबान चला रही है मेरे आगे और प्राउडली बता रही है ये सारी चीजें। शादी से पहले तेरे घर आया था ना मैं, आया था कि नहीं आया था? घर वालों ने बोला था अकेले जाकर बात कर लो, तब क्यों नहीं मुंह से फूटी ये बातें? क्यों मेरी बर्बादी का इंतजार किया तूने कि शादी कर लेती हूँ फिर करूंगी ये अपना अफेयर चलाऊंगी और इसको तब बताऊंगी? पहले ही बता देती ना, इस भाड़ू से प्यार करती है, मेरा क्यों घर खराब करा? हाँ, तेरे लिए कितना बदलाव। कुछ भी होता था कि भाई लड़ाई भी हो रही है तो अपने अंदर बदलाव ले आओ भाई, सामने वाले को अपनी वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तेरी वजह से अपने दोस्त छोड़े भाई। होता है ना कि शादी के बाद सारा टाइम बीवी को ही दो, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर आना जाना बंद कर दिया, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, इवन अपने माँ बाप तक छोड़ दिया। सब साथ में रहते थे पहले, चाचा ताऊ सब, तुम्हें दिक्कत होती थी। अब समझ आया दिक्कत क्यों होती थी। जॉइंट फैमिली में रहते थे ना हम लोग, तो जॉइंट फैमिली में तुम्हारा खसम तो आ नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें बाहर होटलों में जाना पड़ता होगा। रिस्की है ना मामला, इससे बढ़िया पति के कान भरो, पति को उसके घर वालों से, उसके माँ बाप से अलग करो, अलग एक फ्लैट लेकर रहो। पति निकला सुबह काम पे, पीछे से उड़ाओ छड़े, डेली सुहागरातें मनाओ। जब मैं तेरे घर पर आया रिश्ता लेकर, तूने मेरे से क्या कहा? तेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया था ना, बड़ा पाखंड मचा रही थी उस टाइम तो कि
भाई आजकल सारे लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, कि तुम भी वैसे तो नहीं हो, मुझे प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ। कितना प्रूफ करा मैंने, करा ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास जीतना था। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या करा? तुमने मेरा विश्वास जीता तो सही, तोड़ दिया सारा विश्वास। वो लॉयल्टी टेस्ट ना मैंने जानबूझ के लिया था। मैंने सोचा था कि लड़के में थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, लड़की इतने सवाल जवाब कर रही है, ये सब कर रही है तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारी बुद्धि ना घास चढ़ने गई थी। तुमने क्या किया? नहीं, मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है, चाहे कुछ हो जाए, और मेरे गले पड़ गए। लो पछताओ अब। पछता तो रहा हूँ। एक बात बताओ, किसी चीज की कमी छोड़ी तुम्हें मैंने? हाँ, जो तुमने बोला उसे निकालने से पहले वो चीज हाजिर करके रख देता था। कभी मेरे प्यार में कमी रह गई हो, या मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करा, या तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करी? क्या नहीं करा मैंने जो तुम शादी के बाद भी इस इंसान को नहीं छोड़ पाई? हाँ, ऐसा या मुझे ऐसा और क्या करना चाहिए था? जैसे क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो तुम्हें मेरे होते हुए इसके साथ सब कुछ करना पड़ रहा है? उज्जवल देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। ये सारी सिचुएशन हम साथ में आराम से बैठ के हैंडल करते हैं ना। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं हर्षित से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरी सारी इच्छा पूरी करते हो, सारे शौक पूरे करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो और तुम दूसरी शादी कर लेना ना। तुम्हारे को तो एक से एक लड़की मिल जाएगी, वो तुमसे प्यार करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? ये शादी मजाक होती है क्या? तुम्हें पता, अगर इंसान की शादी होती है ना तो रिश्ता तो दो लोगों का हो रहा होता है ना, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कितने लोग होते हैं। अभी इतनी प्राउडली तुम बोली चली जा रही हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद था, मुझे ऐसा था वैसा था। शादी से पहले क्यों नहीं बोला गया तुमसे? पहले बोल देती ना, ये दिन ही नहीं आता। मैं खुद अपने घर वालों को और तुम्हारे घर वालों को समझाता कि भाई लड़की किसी और से प्यार करती है, उसकी शादी उससे करवाओ, मेरे से नहीं। हम में बेचारी सारी जिंदगी अपना मन मार कर जिएगी, क्या फायदा? बोलती ना, नहीं बोला, कर दिया घर का। कम से कम मुझे इस चीज की तो खुशी है, भगवान ने बीवी लॉयल नहीं दी, लेकिन जो काम वाली है ना, काम वाली लॉयल दी है मुझे। अगर आज शांति ने मुझे ये सब नहीं बताया होता ना कि किचन में ये खजूर छुपा हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं फिर तुम्हारी बातों में आ जाता, फिर मुझे तुम अंदर बिठाती खाना खिलाने के लिए, और ये बंदा किचन से ही फरार हो जाता। ये इरादा था ना तुम्हारा? ठीक है, सब समझ गया। अब क्या करना आगे? डाइवोर्स देना? ऐसे लोगी मुझसे? यही है ना तुम्हारा, ताकि इसके साथ सेटल हो जाओ? ठीक है भाई, तो हमने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली, कोई बात। जी साहब, सुन ही लिया होगा आपने सब कुछ। मैं तो क्या ही बताऊंगा, सब कुछ आपके सामने ही। जी हाँ, ये जो आपकी बेटी है ना, आज उसने अपने सारे रंग दिखा दिए। रंगे हाथों पकड़ी गई है अपने आशिक के साथ, और जैसा इसका कहना कि डेली ये इसको यहाँ पर बुलाती है, और मेरे ही कमरे में हमारे बेडरूम पे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाती है। और जैसा इसने बताया है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बचपन से ऐसी ही थी। बचपन से स्कूल में भी इसके आशिक होंगे बहुत सारे, कॉलेज में भी होंगे। तो हमने गलती कर दी ना कि आपके आस पड़ोस में पूछताछ नहीं की। अगर पूछताछ करते हैं ना तो तुम्हारी बेटी के चिट्ठे कितने सारे खुलने थे। खैर, वो तो कोई बात नहीं। अब ये जो आपसे मेरी बात हुई है ना, ये जो इस बात की रिकॉर्डिंग हुई है, जो आपने अपनी बेटी की बातें सुनी है, अब ये है ना, ये ऑडियो जाएगी पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन के बाद जाएगी कोर्ट में, ताकि आपकी बेटी मेरे पे झूठा कोई आरोप लगाए तो उसको एविडेंस के तौर पे मैं रख सकूं। क्योंकि इसका इरादा तो यही है ना कि मुझे डाइवोर्स देके मेरे से एलिमनी ले। तो ऐसा तो देखो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि किसी की भी कमाई हराम की नहीं होती। बाकी ठीक है, आना और अपनी बेटी को ले जाना। मिलते हैं हम सीधा कोर्ट में। उज्जवल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम ये पुलिस वगैरह कुछ नहीं करोगे ना? देखो, हमारी शादी हुई है, हम दोनों ने साथ फेरे लिए हैं। अगर बाहर किसी को पता लगेगा, हमारी कितनी बदनामी होगी। मेरे घर वालों को सोचो, मेरा सोचो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना? एकदम से तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? तुम्हारा प्यार उधर से इधर कैसे शिफ्ट हो गया? मजबूरी पड़ी, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रही है, चार्जशीट लगेगी, पुलिस आएगी घर पे, बदनामी होगी, माँ बाप को लोग कहेंगे, आस पड़ोस वाले
कि भाई तुम्हारी बेटी मुँह काला करके आई है, अच्छा खासा पति था, पति के होते हुए भी बाहर अफेयर कर रही थी, क्या पता माँ बाप डिप्रेशन में आ जाए। डिप्रेशन में आ जाएंगे माँ बाप, आ जाते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, हमने भी बहुत कहानियाँ सुनी है। माँ बाप डिप्रेशन में आ जाएंगे, कल को अपने साथ कुछ कर लिया तो जिंदगी भर का गिल्ट रह जाएगा। ये तो रिकॉर्डिंग करनी जरूरी थी और ये रिकॉर्डिंग ना मैंने 10 जगह भेज भी दिया ऑलरेडी, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना भरोसा नहीं, क्या पता मुझे मार दो, मुझे भी ऐसी जगह पे पैक कर दो या ड्रम में डाल दो या फिर बाथरूम में चुनवा दो, मुझे क्या पता। तो इससे पहले पुलिस आए यहीं पर ना, निकल लो, चलो। ओह क्या घूर रहा है, निकल चल। ओह चल मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जितना कहना था क्या, ये सारी चीज़ें तुम, चलो शादी हो भी गई थी, उसके बाद भी तुम मुझे शांति से अकेले बैठकर आराम से समझाती ना कि मैं तेरे किसी से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हें चीट करना, इसलिए तुम्हारे सामने ये बात रखती है मैंने। मैं खुशी इसके साथ तुम्हें भेजती हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा किया, धोखा। निकलो। क्या घूर रहा है? ये धमकियां ना किसी और को दियो, समझ में आई? तेरी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। अभी फोन करूंगा ना 10-20 लौंडे खड़े हो जाएंगे नीचे, तेरा जो हाल वो करेंगे ना तब तुझे अकल आएगी। क्या कर लेगा तू? ओए क्या कर लेगा? सारे शरीर देखकर बात करा कर। अब ये आवाज लगाई ना, सारे सोसाइटी में इकट्ठे हो जाएंगे, तेरा ऐसा हाल करेंगे ना, ऐसा जलूस उतारेंगे ना, याद रखेंगे। साले मेरे हाथ से तो पिट भी मत जाइयो, निकल चल। आया बड़ा मुझे बताएगा, तेरे जैसे होगा ना जूते के नीचे रखता हूँ मैं। दफाओ चल, ले जा इसको अपनी गर्लफ्रेंड को, चल दफाओ यहाँ से। चलो, होटल नहीं खोल रखा मैंने।